इस तरह बक ने थार्नटन के लिए 5 मिनट में ही 1,000 रुपये कमा दिए। थार्नटन और उसके साथियों को इससे बड़ी मदद मिली। वे लोग घर से सोने की खोज में निकले थे और भटकते भटकते यहाँ तक आ पहुँचे थे। उनके पास साधन बहुत थोड़े थे। अपना खर्च चलाने के लिए उन्हें रास्ते में मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी। उन पर कुछ उधार भी चढ़ गया था। इन रुपयों से उन्होंने लोगों का उधार चुकाया और आगे की अपनी यात्रा की तैयारी की। अब वे लोग एक ऐसी भूली हुई सोने की घाटी में जाना चाहते थे जिसके बारे में लोगों ने सुना तो बहुत था, लेकिन अब तक कोई यहाँ पहुंच नहीं सका था। जो लोग उसकी खोज में गए थे उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आ सका। लेकिन उस भूली हुई खान के बारे में लोगों को पक्का विश्वास था कि उत्तरी ध्रुव के पास के बर्फीले इलाके में कहीं ना कहीं ऐसी खान जरूर है जहां से आसानी से सोना निकाला जा सकता है। थार्नटन और उसके साथियों ने कुछ कुत्ते और बटोरे और अपनी बर्फगारी को ठीक किया। फिर खाने पीने का सामान इकट्ठा करके एक दिन सुबह ही वे लोग उस रहस्यमय खान की तलाश में पूर्व की ओर एक अनजान रास्ते पर बढ़ चले। 4 दिन में 70 मील की यात्रा करने के बाद वे एक बर्फीली नदी की घाटी में पहुंच गए। वहां कुछ समय तक उन्होंने डेरा डाला और थकान दूर की। बक के लिए यह यात्रा बड़ी मजे की थी। थार्नटन और उसके सभी साथी उसका बड़ा ख्याल रखते थे। साथ में जो कुत्ते थे वे सभी बक को अपना नेता मानते थे और हमेशा उसके पीछे चलते थे। जब कहीं ये लोग डेरा डालते तो कुत्तों के लिए ये दिन भर इधर उधर घूमने घामने और खेलने कूदने के होते थे। थार्नटन और उसके साथी कभी कभी मछली मारते थे और कभी बर्फीले इलाकों में रहने वाले जंगली खरगोशों का शिकार करते थे। इस तरह कुत्तों को भी शिकार मिल जाता था और ताजा खाना मिल जाता था। कभी रास्ते में कोई नदी पड़ती थी जो पूरी तरह बर्फ से जमी हुई नहीं होती थी। उसे पार करने के लिए थार्नटन को लकड़ी का बेड़ा बनाना पड़ता था। लकड़ियों को बटोरने में भी कुत्ते उसकी मदद करते थे। इस तरह यात्रा करते करते दिन बीतने लगे। महीने आए और निकल गए। अब वे लोग ऐसे अनजान इलाके में से गुजर रहे थे जहां इस बात का कोई सबूत भी नहीं मिलता था कि कोई आदमी इधर आया था। बर्फ का मौसम खत्म हुआ और फिर बसंत आ गई। जंगली पेड़ों पर नए पत्ते निकलने लगे और झीलों, नदियों और झरनों की बर्फ गल गई। चलते चलते वे एक ऐसे जंगल के किनारे पहुंचे जिसके अंदर एक पुराना सा रास्ता दिखाई दे रहा था। पता नहीं यह रास्ता कहाँ से शुरू होता था और कहाँ तक जाता था, लेकिन इसी रास्ते पर वे लोग आगे बढ़ चले। कुछ दूर चलने पर उन्हें लकड़ी के तख्तों से बनी एक टूटी फूटी झोपड़ी सी मिली। इससे पता चलता था कि कुछ लोग कभी इधर आए थे और कुछ दिनों के लिए यहाँ ठहरे थे। फिर यहाँ से वे लोग कहाँ गए? बर्फ में गलकर मर गए या जंगली जानवरों और भेड़ियों ने उन्हें खा डाला? इसका किसी को भी कुछ पता नहीं था। आगे चलने पर उन्हें एक सरे गले कंबल में लिपटी हुई एक पुरानी बंदूक भी मिली। थार्नटन ने उसे उठाकर अपनी बर्फगारी पर रख लिया। जंगल में कई मील तक इधर उधर भटकने के बाद वे एक खुली हुई चौड़ी घाटी में पहुंचे जहां एक छोटी सी नदी बहती थी। इस नदी की छिछली रेत में उन्होंने कुछ चमकते हुए कण देखे। जब उन्होंने एक तसले में नदी के तली में से थोड़ा सा कीचड़ निकाला और उसे पानी में साफ किया तो उसमें सोना पीले मक्खन की तरह चमकने लगा। अब उन्होंने आगे बढ़ने की जरूरत नहीं समझी और उसी नदी के किनारे डेरा डाल दिया। जंगल से लकड़ियां बटोरकर 2 दिन में ही उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर ली और उसके आसपास लकड़ी के तख्तों और पत्थरों का एक घेरा भी बना लिया। कुछ लकड़ी उन्होंने ईंधन की तरह जलाने के लिए भी जमा कर ली। थार्नटन और उसके दोनों साथी दिन भर नदी की तली में से सोना निकालते थे और उसे साफ करके
हिरन की खाल के थैले में जमा करते जाते थे। धीरे धीरे उन्होंने कई थैले सोने की रेत से भर लिए। वे सब मेहनत करते थे और अपना खजाना बढ़ाते जा रहे थे, और सब कुत्तों के पास थार्नटन और उसके साथियों के द्वारा जब तक मारे गए शिकार को खींच लाने के सिवाय और कोई काम नहीं था। बक दिन भर अपने साथी कुत्तों के साथ इधर उधर जंगल में चौकड़ियां भरा करता था, या फिर आग के पास घंटों लेटा कुछ सोचता रहता था। कई बार बक एक सपना देखता था और नींद से चौंक कर जाग उठता था। उसे दिखाई देता था कि बहुत बड़ा जंगली इलाका है और उसमें वह एक जंगली आदमी के साथ रहता है। वह जंगली आदमी आदिम मानव था और जंगली जानवर की खाल पहनता था। बक सपने में देखता था कि वह इस जंगली आदमी के साथ जंगल के खूंखार जानवरों का शिकार करता है और उन्हें अपने दांत और पंजों से फाड़ कर मार डालता है। जब बक ऐसे किसी सपने से चौंक कर जागता था तो उसका मन होता था कि वह किसी हिरन या भेड़िए का इसी तरह शिकार करे और उसे बिना किसी मदद के अकेले ही मार कर गिरा दे। उसे इतना जोश आता था कि वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाता था और खूब जोर जोर से भौंकता हुआ जंगल में दूर भाग जाता था। इस तरह अनजाने ही बक के स्वभाव में जंगलीपन बढ़ता जा रहा था। एक रात वह सोते सोते चौंक कर उठा। उसकी आंखें कुछ ढूंढ रही थीं। नथुने कांप रहे थे और कुछ सूंघ रहे थे। उसकी गर्दन के बाल हवा में लहरा रहे थे। खेमे में सभी लोग चुपचाप सोए हुए थे। बाहर चांदनी छिटकी हुई थी। अचानक बक को जंगल से दूर किसी भेड़िए के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। वह फौरन उसकी ओर लपका। रात के सन्नाटे को चीरता हुआ जंगल में काफी आगे निकल गया। जब भेड़िए की आवाज पास आने लगी तो उसने अपनी चाल धीमी कर ली। अब वह बहुत सावधानी से चुपचाप चल रहा था और पेड़ों की छाया के नीचे छुपता हुआ चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखता जा रहा था। अंत में पेड़ों के बीच एक खुली जगह वह पहुंचा तो उसने देखा एक लंबा पतला जंगली भेड़िया अपनी नाक को आकाश की ओर ताने अपने पिछले पैरों पर सीधा खड़ा होकर चीख रहा था। बक ने कोई शोर नहीं मचाया, लेकिन पता नहीं कैसे भेड़िए को उसकी मौजूदगी का पता लग गया था और उसने चीखना बंद कर दिया। बक चुपचाप निकलकर खुले में आ गया। उसकी पूंछ सीधे खड़ी हो गई और पैर बहुत सतर्कता से पड़ने लगे। बक उस भेड़िए पे अचानक हमला करना चाहता था, लेकिन साथ ही न मालूम क्यों उसको मारने की बजाय उससे दोस्ती करने का उसका मन हो रहा था। लेकिन भेड़िया उसे देखते ही भाग खड़ा हुआ। बक ने उसका पीछा किया और उसे पकड़ने की धुन में लंबी लंबी छलांगे लगाने लगा। बक अब चालाकी से उसे घेरने की कोशिश कर रहा था। खदेड़ते खदेड़ते वह भेड़िए को एक ऐसे रास्ते पर ले गया जो आगे जाकर बंद हो गया था, क्योंकि वहां पेड़ों का एक घना झुरमुट था। भेड़िया चारों ओर चक्कर लगाने लगा। वह बार बार बक की पकड़ से दूर हो रहा था। बक कभी जोर जोर से भौंक कर उसे डराता था और कभी छलांग लगाकर उसके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। भेड़िया भी ऐसे मौके पर गुर्राने लगता था और अपनी दांतें पीसने लगता था। बक को इस खेल में मजा आने लगा। वह बार बार भेड़िए को दौड़ाता था और फिर एक जगह खड़ा होकर उसे घूरने लगता था। भेड़िया खूब लंबा चौड़ा था। बक का सिर कठिनाई से उसके कंधे तक पहुंचता था, लेकिन भेड़िया कई दिनों का भूखा और सूखा हुआ नजर आता था, जबकि बक उससे ज्यादा मोटा, ताजा और भारी मालूम होता था। मौका देखकर बक फिर से उसकी ओर झपटा और उसके बहुत पास आ पहुंचा। भेड़िया पहले तो बहुत डरा, लेकिन फिर उसने समझ लिया कि बक उसका कोई नुकसान नहीं करना चाहता। अब दोनों एक दूसरे को घूरते हुए पास आने लगे और थोड़ी ही देर में नाक से नाक मिलाकर एक दूसरे को सूंघने लगे। इस तरह अंत में वे दोनों मित्र बन गए और आपस में खेलने लगे। कुछ देर बाद भेड़िया हल्की छलांग लगाता हुआ एक और चल दिया। ऐसा लगता था कि वह कहीं जा रहा है। बक भी उसका संकेत समझ गया और उसके पीछे हो लिया। दोनों दौड़ते दौड़ते एक छोटी सी नदी की संकरी घाटी में उस जगह पहुंच गए जहां से वह नदी निकलती थी। नदी के निकलने की जगह को पार करके वे लोग
दूसरी तरफ पहुंच गए और एक दूसरे का पीछा करते हुए काफी आगे निकल आए। धीरे धीरे सवेरा हो गया और बक भेड़िए के साथ खेलता कूदता रहा। जब सूरज खूब ऊंचा उठाया तो वे लोग पानी पीने के लिए एक सोते के पास रुके। रुकते ही बक को थार्नटन की याद आई। वह बैठ गया। भेड़िया कुछ दूर तक आगे दौड़ता गया, फिर उसके पास वापस लौट आया। उससे नाक मिलाए और कुछ ऐसी हरकत की जिसका मतलब था कि वह उसे और आगे अपने साथ ले जाना चाहता था। लेकिन अब बक राजी नहीं हुआ। वह वापस लौट चला। इतनी दूर निकल आने पर भी बक रास्ता नहीं भूला और कुछ देर लगातार दौड़ने के बाद अपने डेरे पर लौट आया। उस समय डेरे में थार्नटन दोपहर का खाना खा रहा था। बक दौड़ता हुआ जाकर उससे लिपट गया। थार्नटन भी उसे प्यार से थपथपाने लगा और बोला, कहाँ चला गया था रे? अब तू घंटों गायब रहता है, बिल्कुल जंगली होता जा रहा है। बक प्यार से उसके पास खिसक कर बैठ गया और खाना खाने लगा। इसके बाद बक ने 2 दिन और 2 रात अपने खेमों को नहीं छोड़ा। वह बराबर थार्नटन के आसपास ही रहता था। उसके पीछे पीछे वह काम की जगह तक जाता था, उसे खाना खाते हुए देखता था और रात में उसके पास सो जाता था। जंगल से अब भी भेड़िए की पुकार आती थी, लेकिन बक उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। अंत में एक रात को उससे नहीं रहा गया और वह फिर से अपने उसी जंगली दोस्त से मिलने के लिए जंगल की ओर भाग निकला। उसने भेड़िए को वहां बहुत खोजा, लेकिन वह उसे नहीं मिला। वह दुखी होकर लौट आया। लेकिन अब बक रात में खेमे से बाहर ही सोने लगा। कभी कभी वह पूरे दिन खेमे से बाहर भागा रहता। एक बार उसने उसी छोटी नदी के किनारे के स्थान को पार किया और दूसरी ओर के जंगल में उतर गया। वहां भी वह लगभग 1 सप्ताह तक घूमता रहा। वह बराबर अपने उस जंगली दोस्त की खोज में रहा, लेकिन फिर भी कभी उससे मुलाकात नहीं हुई। इस बीच में चलते चलते ही शिकार को मार लेता था और आराम करके वह छलांग मारता हुआ आगे बढ़ जाता था। धीरे धीरे वह जंगल के किनारे तक जा पहुंचा। वहां उसने एक चौड़ी नदी के मुहाने पर सामन मछली का शिकार किया। एक दिन इसी नदी के किनारे उसने एक बड़े भारी काले भालू को मारा। इस भालू से बक को बड़ी सख्त टक्कर लेनी पड़ी, लेकिन अंत में जीत बक की हुई। भालू की लाश को वहां छिपाकर बक आगे बढ़ गया। अब खून की प्यास उसमें पहले से बहुत तेज हो गई थी। अब वह एक हिंसक और शिकारी जानवर बन गया। जंगली जानवरों को दौड़ाकर मारने में उसे मजा आता था। अकेले ही वह किसी जानवर से भिड़ जाता था और जब तक उसकी जान नहीं ले लेता था तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ता था। इन 7 दिनों में वह और तगड़ा हो गया था। अब वह देखने में किसी मामूली कुत्ते जैसा नहीं लगता था। दूर से उसे कोई देखता तो एक मोटा ताजा भेड़िया ही समझता था। हालांकि कद में और शरीर की बनावट में वह भेड़िए जैसा नहीं था, लेकिन उसकी चालाकी भेड़िए जैसी ही थी। अब वह मामूली कुत्तों से ज्यादा तेज रफ्तार से दौड़ता था और निडर होकर किसी भी जानवर से भिड़ जाता था। जंगल के जानवर उसे देखकर भाग निकलते थे। जब वह 7 दिन बाद इधर उधर घूमता घामता डेरे पर वापस लौटा तो थार्नटन भी उसे देखता ही रह गया। दोनों फिर बड़े प्यार से मिले। थार्नटन ने प्यार से उसे घूंसा जमाते हुए कहा, अब तुम बिल्कुल आवारा हो गए हो, लगता है तुम अब इसी जंगल में रहना चाहते हो। फिर उसने अपने एक साथी से कहा, देखो क्या तुम्हें यह कुत्ते जैसा दिखाई देता है? ऐसा कुत्ता तो तुमने कभी देखा नहीं होगा। उसका साथी बक की तारीफ करते हुए बोला, हाँ बड़ा लाजवाब कुत्ता है, जंगल में ऐसे घूमता है जैसे जंगल का बादशाह हो। हमारे कुत्ते तो अब इसे देखकर मारे डर के कांपने लगते हैं। बक जब तक डेरे पर रहता था तब तक तो कुछ ढंग से रहता, लेकिन जैसे ही जंगल में पहुंचता था तो बड़ा खूंखार और जंगली बन जाता था। फिर मौसम बदला और हिरन काफी संख्या में दिखाई देने लगे। वे निचली घाटियों में जारा बिताने के लिए धीरे धीरे चले जा रहे थे। बक पहले ही एक राह भूले छोटे हिरन को मार चुका था, लेकिन अब वह एक अधिक बड़े और मजबूत हिरन का शिकार करना चाहता था। एक दिन
जंगल में उसे नाले के मुहाने के पास ऐसा ही एक शिकार मिल गया। लगभग 20 हिरणों का एक झुंड नदी, नालों और जंगलों को पार करता हुआ इस ओर आ निकला था। उनका नेता एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हिरन था। उसके बड़े बड़े सींग हथेली की तरफ फैले हुए थे। बक को देखते ही वह जोर से दहाड़ा और उसकी बड़ी बड़ी आंखें गुस्से से लाल हो गई। बक ने भी सीधे उस पर हमला बोल दिया। पास जाने पर उसने देखा कि उस हिरन की पीठ में पैरों वाला एक तीर घुसा हुआ था। शायद किसी आदिवासी शिकारी का तीर था, इसीलिए हिरन बहुत ज्यादा गुस्से में था। जब बक ने उस हिरन को उसके झुंड से अलग करने की कोशिश की तो वह चिढ़ उठा और बक की तरफ लपका। बक भौंकता और उछलता हुआ एक तरफ फट गया और हिरन एक पेड़ से जा टकराया। अब तो उसके क्रोध की सीमा नहीं थी। वह अपने भयानक चपटे खूरों से बक को कुचल देने के लिए उछल कर आगे बढ़ा। अब दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। बीच बीच में हिरन के 2-3 छोटे साथी पीछे से बक पर हमला करते थे, लेकिन बक इस तरह आसानी से घिर नहीं सकता था। वह पैतरा बदल कर घेरे से बाहर निकल जाता था और घायल हिरन को फिर से चिढ़ाने लगता था। बक ने अब एक साथ हिरनों के उस पूरे झुंड पर हमला शुरू कर दिया। वह भौंक भौंक कर हिरनों को खदेड़ने लगा। छोटे हिरन तो पहले ही भाग निकले। हिरनियां भी डरकर अपने बच्चों के साथ इधर उधर भागने लगी। जब घायल हिरन अपने दल के साथ भागने की कोशिश करता था तो बक उछलकर उसका रास्ता काट देता था और उसे झुंड से अलग कर लेता था। इस तरह वह दिन भर हिरनों के पीछे लगा रहा। उसने घायल हिरन को तो एक क्षण को भी चैन नहीं लेने दिया। धीरे धीरे हिरनों का धीरज खत्म होता जा रहा था। जैसे जैसे दिन घटता गया और सूरज डूबने की तैयारी करने लगा, हिरनों का वह नेता वहां से भाग निकलने के लिए बेचैन होने लगा। जो छोटे हिरन अपने घायल नेता की सहायता कर रहे थे, वे भी अब झुंड के दूसरे हिरनों के साथ वहां से भाग निकलने की कोशिश में थे। अंत में उन्होंने उस घायल हिरन को अकेला छोड़ दिया। अंधेरा होते होते दूसरे सभी हिरन वहां से भाग गए और बक बूढ़े हिरन का बराबर रास्ता रोके रहा। इसके बाद उस रात भर और दूसरे दिन भी बक ने अपने शिकार को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा और न उसे आराम ही करने दिया। जब हिरन पेड़ों की पत्तियों या बेत की टहनियों को कुतरने की कोशिश करता था तो बक फिर उस पर हमला कर देता और उसे वहां से हटा देता। यहां तक कि उसने उसे पानी भी नहीं पीने दिया। ऐसे मौके पर हिरन निराश होकर बहुत दूर तक तेज भाग निकलता था। बक उसे रोकने के लिए कोशिश नहीं करता था और आराम से उसके पीछे छलांग लगाता रहता था। उसे पता था अब कुछ ही देर में इसकी हिम्मत टूट जाएगी और फिर मैं आराम से इसे मार सकूंगा। हुआ भी यही। भूख, प्यास और थकान से परेशान होकर हिरन अब तेजी से दौड़ भी नहीं सकता था। वह काफी देर तक एक ही जगह खड़ा बक को घूरता रहता था और अपने खूरों से जमीन खोदता रहता था। ऐसे मौके पर बक कभी छोटा मोटा शिकार करके खा लेता था या नाले में पानी पी लेता था और फिर तरोताजा होकर हिरन के पीछे लग जाता था। अंत में चौथे दिन की शाम को बक ने हिरन को मार डाला। उसने एक दिन और एक रात अपने शिकार के पास बिताए। बारी बारी से उसे खाता रहा और सोता रहा। फिर आराम करने के बाद उसने अपने खेमे की सुध ली। थानटन की याद आते वह तुरंत वापस लौट पड़ा और लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ खेमे की ओर बढ़ने लगा। वह कई घंटों तक लगातार दौड़ता रहा। इस अनजान इलाके के सभी रास्तों से वह परिचित हो चुका था। कुछ ही समय बाद वह खेमे के पास पहुंचने लगा। जैसे जैसे बक खेमे के पास पहुंच रहा था उसे वहां कुछ गड़बड़ी का अंदाजा लग रहा था। वह थोड़ी थोड़ी देर में रुक कर कुछ सूंघता था और फिर जोर से छलांग लगाता हुआ खेमे की ओर भागता था। खेमे से लगभग 3 मील दूर उसे एक खास तरह की गंध आई और कदमों के कुछ ताजे निशान भी दिखाई देने लगे। उसकी गर्दन के बाल कांप कर सीधे खड़े हो गए। ये निशान खेमे की ओर और थानटन की ओर जा रहे थे। बक तेजी से लेकिन दबे पैर बढ़ता चला गया। अब उसे विश्वास होता जा रहा था कि खेमे में कोई भयानक दुर्घटना घटी है। कुछ आगे जाने पर वह अचानक रुक गया और पीछे लौटकर सूंघने लगा। सूंघते सूंघते वह बाईं ओर एक झाड़ी के पास पहुंचा।
वहां उसे अपने दल का एक कुत्ता पड़ा हुआ मिला। कुत्ते के शरीर में एक तीर आर पार घुसा हुआ था। यह तीर देखने में किसी आदिवासी का मालूम होता था, क्योंकि उसके एक सिरे पर कुछ पंख बंधे थे। कुछ और आगे जाने पर बक को एक दूसरा कुत्ता मिला, जिसे थार्नटन ने आखिरी यात्रा के प्रारंभ में खरीदा था। उसके शरीर में कई तीर घुसे हुए थे और वह अब भी छटपटा रहा था। बक यह सब देखकर बहुत चिंतित हुआ। वह उस कुत्ते को देखने के लिए रुका भी नहीं। उसके पास से होते हुए वह बहुत सावधानी से खेमे की ओर बढ़ने लगा। खेमे की ओर कुछ लोगों के गाने की आवाजें आ रही थी। इस तरह का गाना बक ने पहले कभी नहीं सुना था। बक समझ गया कि खेमे में कुछ अनजान लोग आ घुसे हैं। वह पैर दबाकर झाड़ियों के पीछे छिपता हुआ आगे बढ़ने लगा। एक झाड़ी के पास उसे थार्नटन के एक साथी मुंह के बल पड़ा मिला। उसके शरीर में कई तीर घुसे हुए थे। अब तो बक लकपकता हुआ खेमे की ओर बढ़ा। खेमे के घेरे के एक तख्ते के पीछे से उसने जो दृश्य देखा वह और भी चौंकाने वाला था। उसने देखा कि कुछ आदिवासी बीच में आग जलाकर उसके आसपास जंगलियों की तरह नाच रहे हैं। उनकी वेशभूषा बहुत ही विचित्र थी। उन्होंने जानवरों की खालों के कपड़े पहन रखे थे और लंबे लंबे पंख अपने बालों में खोस रखे थे। ये अमेरिका के उत्तरी इलाके में रहने वाले यद्दित जाति के आदिवासी थे। बक मारे क्रोध के पागल हो गया। अब उसने ज्यादा सोच विचार की जरूरत नहीं समझी। बहुत जोर से गुर्राता हुआ घेरा पार कर गए खेमे के अंदर घुस गया। आदिवासी भेड़िए के आकार के एक भारी कुत्ते को अपनी ओर झपटते हुए देखकर घबरा उठे। उनमें भगदड़ मच गई। वे लोग अपने हथियार संभाले। इससे पहले ही बक ने उनमें से एक को धर दबोचा और उसका चेहरा नोच लिया। फिर देखते देखते उसने अपने दांत उसके गले में गड़ा दिए। आदिवासी बहुत जोर से चिल्लाया और जमीन पर आ गिरा। वह उन लोगों का नेता था। बक ने उसको वहीं छोड़कर दौड़कर दूसरे आदमी का पीछा किया और उसकी पिंडलियां चबा डाली। जब तक दूसरे आदिवासियों ने अपने अपने भाले और तीर कमान संभाले, तब तक बक 4 आदमियों को जमीन पर लिटा चुका था। आदिवासी इतने डरे हुए थे और घबराहट में इस तरह भाग दौड़ रहे थे कि जब उन्होंने बक पर हमला किया तो उनके हथियार आपस में ही एक दूसरे को घायल करने लगे। जब एक आदिवासी ने बक का निशाना ताक करके अपना भाला फेंका तो बक उछलकर दूसरी ओर निकल गया। भाला सीधा एक आदिवासी की छाती में घुस गया। इस तरह उनके तीर भी बक को न लगकर या तो इधर उधर जा गिरते थे या अपने ही किसी साथी को लग जाते थे। देखते देखते सभी आदिवासी वहां से भाग खड़े हुए। कोई जंगल की ओर भागा और कोई नदी की ओर। बक ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 2-3 आदिवासियों को तो वह कई मील दूर तक खदेड़ आया। जब बक थक कर वापस डेरे पर लौटा तो सबसे पहले वह इधर उधर सूंघता हुआ थार्नटन को खोजने लगा। सूंघते सूंघते वह नदी के उस किनारे पर पहुंच गया जहां नदी के घिरे हुए पानी से एक छोटा सा गहरा तालाब बन गया था। इसी तालाब के किनारे बक को एक और कुत्ता पड़ा मिला। उसका आधा शरीर पानी में था और आधा किनारे पर। बक ने पास जाकर पानी में झांक कर देखा तो उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पानी में थार्नटन औधे मुंह पड़ा हुआ था। बक को यह समझते देर नहीं लगी कि थार्नटन मर चुका है। वह थक कर और दुखी होकर वहीं तालाब के किनारे बैठ गया। घंटों वह इसी तरह बैठा रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था वह अब क्या करे। आदिवासियों से बदला लेने के लिए उसका मन तड़प रहा था। थोड़ी देर बाद वह उठा और वापस खेमे के पास पहुंचा। आदिवासियों ने खेमे का सारा सामान लूट लिया था और सभी चीजों को तोड़ फोड़ दिया था। खाने पीने का सामान भी इधर उधर बिखर चुका था। बक ने एक एक चीज को सूंघा और उसे उसी तरह छोड़ दिया। वह बहुत दुखी स्वर में काफी देर तक चिल्लाता रहा और फिर आखिरी बार खेमे को छोड़कर वापस तालाब के किनारे आ बैठा। जब रात हो गई और आकाश में पूरा चांद निकल आया तो बक को अपना अकेलापन सताने लगा। उसके सभी साथी मारे जा चुके थे और अब वह बिल्कुल अकेला रह गया था। जब रात काफी गुजर गई तो अचानक भेड़ियों के एक बड़े भारी झुंड ने ना मालूम कहां से उस घाटी पर धावा बोल दिया।
बक उनका मुकाबला करने के लिए खुली जगह में आकर खड़ा हो गया। उसे अब किसी तरह का डर नहीं था। इस समय वह जी भरकर लड़ने के लिए बेचैन हो रहा था। भेड़ियों का दल धीरे धीरे घेरा बनाकर उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन वह चांदनी रात में पत्थर की एक सफेद मूर्ति की तरह चुपचाप खड़ा रहा। एक क्षण के लिए तो सब कुछ जैसे खामोश रहा। फिर अचानक एक मजबूत भेड़िया सीधा बक की ओर झपटा। बक ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर उसकी गर्दन तोड़ दी और फिर वह पहले की तरह बिना हिला डुले अपनी जगह पर सीधा खड़ा हो गया। घायल भेड़िया उसके पीछे तड़पता रहा। दूसरे भेड़िए यह दृश्य देखकर सन्नाटे में आ गए। वे घेरा बांधे खड़े रहे। आगे बढ़ने की उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफी देर बाद 2-3 और भेड़िए आगे बढ़े, लेकिन बक ने उन्हें भी वही सजा दी। उनमें से तो 2 घायल होकर वहीं गिर पड़े और एक लहूलुहान होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसको भागते देख दूसरे भेड़िए भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़े, लेकिन अब बक उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वह दहाड़ता हुआ उनके पीछे लग गया। भेड़िए घबराहट में बहुत तेजी से भाग रहे थे, लेकिन बक छलांग लगाते हुए उनसे आगे निकल गया और आगे बढ़कर उनके दल को रोक दिया। अब सभी भेड़िए झुंड बनाकर एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए। कोई भी वहां से भागने की हिम्मत नहीं कर सका। बक धीरे धीरे कुर्राता हुआ उनके झुंड की ओर बढ़ा। अब वह उन पर हमला करने के बजाय उनके बीच में अपने किसी पुराने साथी को खोजने लगा। अचानक एक लंबा दुबला पतला भेड़िया आगे बढ़ा। उसने बक को पहचान लिया और हल्के से कू करते हुए बक के पास आ खड़ा हुआ। बक ने भी उसे पहचान लिया। फिर एक दूसरा बूढ़ा भेड़िया हिम्मत करके बक के पास आ खड़ा हुआ। धीरे धीरे सभी भेड़िए बक को घेर कर इस तरह खड़े हो गए जैसे उन्होंने बक को अपना नेता मान लिया हो। थोड़ी ही देर में बक अपने साथियों के साथ उस घाटी में तो छलांगे लगाता हुआ खेलने लगा। कभी वह सबके बीच खड़ा होकर आसमान की ओर मुंह करके जोर जोर से भौंकता, तो दूसरे भेड़िए भी उसके साथ भौंकने लगते थे। और फिर जब वह छलांग लगाते हुए किसी पहाड़ी की ओर दौड़ता था, तो वे भेड़िए झुंड बनाकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते थे। इस तरह बक को जंगल के नए साथी मिल गए। वह उनका एकमात्र नेता था। अब इस पूरी घाटी पर बक का राज था। जद्दीद आदिवासियों ने भी उस दिन के बाद उस घाटी में कभी पैर नहीं रखा। जंगल के उस पार उनकी बस्ती थी। इस बस्ती पर कभी कभी बक अपने साथियों के साथ हमला कर देता था। उस समय आदिवासियों के खेमे में भगदड़ मच जाती थी और लोग अपना सामान छोड़कर वहां से भाग जाते थे। कुछ दिनों बाद आदिवासियों ने वहां से अपना डेरा उठा लिया। धीरे धीरे यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सोने की नदी वाली घाटी में एक बहुत बड़े और अजीब से भेड़िए का राज है, जो देखने में न तो भेड़िया है और न ही कुत्ता है। इस तरह वर्षों उस रहस्यमय घाटी पर बक का राज रहा। सोने की घाटी की खोज में निकलने वाले यात्री पहले ही उधर बहुत कम आते थे और अब तो वे उस घाटी के नाम सुनते ही मारे डर के कांपने लगते थे। लोग अक्सर उस भयानक भेड़ियों की कहानी कहा करते थे, लेकिन उन्हें यह पता नहीं था यह भेड़िया असल में बक नाम का कुत्ता ही था, जो कभी जज साहब के बच्चों के साथ खेला करता था।